नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है राज की बात में, जहां मैं लेकर आता हूं सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी कुछ खास है क्योंकि ये आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां काला जादू और तंत्र विद्या जैसी खौफनाक शक्तियों का आतंक छाया हुआ है। शायद आपने भी कभी कभी इन अंधेरी विद्याओं की बातें सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी पर इनका असर इतना गहरा होता है कि वे चाहकर भी उससे निकल नहीं पाते। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका जीवन इन्हीं खतरनाक ताकतों की वजह से बर्बाद हो गया। एक ऐसा हादसा जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और वह कुछ भी करके अपनी पुरानी जिंदगी वापस नहीं पा सका। लेकिन आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? कौन सी रहस्यमयी घटनाएं थीं जिन्होंने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया? इन सवालों के जवाब आपको आज की कहानी में मिलेंगे। और दोस्तों, आप पहले भी कई हॉरर कहानियां सुन चुके होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको खौफनाक डर का एहसास कराएगी। तो अगर आप तैयार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह राजस्थान के अलवर शहर के रहने वाले सुधीर की है। तो चलिए अब ये कहानी सुधीर के नजरिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ये उस वक्त की है जब मैं 16 साल का था। लेकिन उस घटना का असर आज तक भी मेरे जीवन में है। दरअसल यह बात उन दिनों की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। जब मैं शहर से गांव छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मुझे गांव गए हुए काफ़ी समय हो चुका था और मैंने सोचा था कि इस बार मैं गांव में खूब मज़े करके आऊँगा। गांव के वे अमरूद के पेड़ जहाँ मैं मेरे गांव के दोस्तों के साथ पूरी दोपहर उन पेड़ों पर चढ़कर पकड़म पकड़ाई खेला करता था, मुझे बहुत याद आते थे। गांव की और भी बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिन्हें शहर में रहते हुए मैं बहुत ज्यादा मिस करता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार जब मैं गांव जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि इसके बाद कभी भी मेरा गांव जाने का मन नहीं करेगा। उस घटना को याद करने के बाद अब जब कभी भी मैं गांव जाने के बारे में सोचता हूं तो अचानक मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे शरीर में अचानक से कंपी होने लगती है और धीरे धीरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से उस घटना के बाद कभी भी मेरे परिवार वाले मेरे सामने ना ही गांव की बातें करते हैं और ना ही गांव जाने के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव का नाम लेते ही मेरे दिमाग में वही सब चलने लगता है और उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। दरअसल मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में एक अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करते थे और शुरू से ही उनके हर 3-4 साल बाद ट्रांसफ़र होते रहते थे, जिसकी वजह से हमें कभी इस शहर से उस शहर जाना ही पड़ता था। हमारा कभी भी कोई स्थायी घर नहीं था। जहाँ पर भी पापा की ड्यूटी होती थी वहीं पर हम लोग किराए का मकान लेकर रहने लगते थे और इसी वजह से कई बार लंबे समय तक हमारा गांव जाना नहीं हो पाता था। लेकिन उन दिनों मेरी स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थीं और गर्मियों की छुट्टियां आने से पहले ही मेरे अंदर गांव जाने की उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी कि मैंने 1 महीने पहले ही मेरे घर वालों को बोल दिया था कि इस बार की गर्मियों की सारी छुट्टियां मैं गाँव में ही मनाऊँगा। तो मम्मी पापा ने भी मुझे इसके लिए अनुमति दे दी थी और उन्होंने कहा कि अगर हमारा चलना हो पाएगा तो हम लोग भी इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हारे साथ गांव चलेंगे। इसके बाद जल्द ही मेरा स्कूल ख़त्म हो गया और अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। इसी वजह से जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं तो मैंने गांव जाने का प्लान बना लिया और उसके लिए मैंने अपने कपड़ों की पैकिंग वगैरह शुरू कर दी थी। लेकिन तभी मेरे पापा ने कहा कि मुझे तो इस बार छुट्टियां नहीं मिल पाई, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारी मम्मी को साथ ले जाओ और तुम दोनों ही इस बार की छुट्टियों में गांव घूम कर आओ। इसके बाद मैं और मेरी मम्मी हम दोनों गांव में छुट्टियां मनाने के लिए शहर से गांव की तरफ निकल चुके थे। उस दिन गांव जाने के लिए हमारी 8 बजे की बस थी।
इसीलिए हम लोग समय पर ही बस स्टैंड पहुंच गए थे। शहर से हमारे गांव की दूरी लगभग 10 घंटे की थी और इसी वजह से तय समय पर हमारी बस ने हमें शाम के करीब 6 बजे गांव के बस स्टैंड पर उतार दिया था। जब हम लोग गांव के बस स्टैंड पर उतरे तो गांव का बस स्टैंड अभी भी वैसा का वैसा ही था जैसा कि आज से बहुत सालों पहले हुआ करता था। वही पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड और एक सड़ा हुआ सा पुराना ठेला वहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसे कोई भी काम में नहीं लेता था। खैर, मुझे इन सब चीजों से क्या लेना था। मुझे तो गांव पहुंचकर अपने गांव के दोस्तों के साथ मस्ती करनी थी। बस स्टैंड से हमारे गांव वाले घर की दूरी पैदल चलने पर लगभग 10 मिनट की थी। जिस रास्ते को मैंने मेरी मम्मी के साथ कुछ ही देर में तय कर लिया था, अब हम लोग हमारे गांव वाले घर पहुंच चुके थे। हमें देखकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हुआ था तो वह मेरी दादी थी, क्योंकि दादी को शुरू से ही मुझसे काफी ज्यादा लगाव था। मुझे भी दादी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह रात को मुझे कहानियां सुनाया करती थी। घर पर पहुंचकर सभी लोगों से मिलने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि कब मैं मेरे गांव के दोस्तों के पास जाऊं और उनके साथ अमरूद के पेड़ों पर पकड़म पकड़ाई खेलूं, क्योंकि शहर में ऐसा कुछ खेलने को नहीं मिलता था। लेकिन जब तक हम लोग घर पहुंचे और सभी लोगों से मिले, मैंने घड़ी में देखा तो रात के लगभग 9 बज चुके थे। इसी वजह से इतनी देर से मेरी दादी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। उस वक्त तक गांव में चारों तरफ सन्नाटा भी पसर चुका था, क्योंकि गांव के लोग शहर की तुलना में काफी जल्दी सो जाते हैं। उस दिन रात को सोते हुए भी मैं वही सब सोच रहा था। फिर जैसे ही सुबह हुई तो सुबह का नाश्ता करके मैं तुरंत अपने दोस्तों के घर की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में गांव के सभी दोस्त मिल गए और अब हम लोग उसी अमरूद के पेड़ों की तरफ खेलने के लिए निकल गए। हम लोग रोजाना इसी तरह उन अमरूद के पेड़ों पर खेलते थे। लेकिन एक दिन जब मैं अपने दोस्तों को उनके घर से बुलाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक घर के दरवाजे पर मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह मुझे मेरी मम्मी का नाम लेकर पूछती है, क्या तुम उन्हीं के लड़के हो? तो मैंने भी कह दिया, हाँ, मैं उन्हीं का लड़का हूं। इसके बाद उस औरत ने मुझे अपने घर बुलाकर खाने के लिए कुछ मिठाइयां दी। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हारी मम्मी और मैं काफी अच्छी सहेलियां हैं और मैं तुम्हारी चाची लगती हूं, तो क्या तुम मेरे द्वारा बनाई गई मिठाई नहीं खाओगे? उसका मन रखने के लिए मैंने उसकी दी हुई मिठाई खा ली। उस वक्त मैं बहुत छोटा भी था, तो मुझे बहुत सी चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस दिन मिठाई खाकर मैं अपने दोस्तों को बुलाने चला गया और फिर हम लोग खेलने लगे। लेकिन जब हम लोग अमरूद के पेड़ों पर खेल रहे थे तो मैंने देखा कि जिस औरत के घर मैं मिठाई खाकर आया था, वह औरत अब अपने घर की छत पर खड़ी थी। शायद वह हमारी तरफ ही देख रही थी, पर मैंने उसकी तरफ ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने सोचा कि यह उसका घर है तो वह अपनी छत पर ऐसे ही खड़ी होगी। उस दिन मैं खेलकर चुपचाप अपने घर आ गया और वह दिन भी आराम से निकल गया। लेकिन जब दूसरे दिन मैं फिर से अपने दोस्तों को खेलने के लिए बुलाने जा रहा था, तभी उस औरत ने फिर से मुझे आवाज दी और बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने उस दिन भी कुछ मिठाइयाँ बना रखी थीं, लेकिन वे कल वाली मिठाइयाँ नहीं थीं। आज वे कुछ अलग प्रकार की रंग बिरंगी मिठाइयाँ थीं। उसने फिर से मुझे वह मिठाइयाँ खाने के लिए दी। आज मैंने उनसे पूछा, आप यह इतनी मिठाइयाँ कहाँ से लाती हो? तो उसने कहा, मैं घर पर अकेली रहती हूँ और मुझे घर पर कोई ज़्यादा काम तो है नहीं। मुझे शुरू से ही खाना बनाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं रोज़ाना कुछ न कुछ नया बनाती रहती हूँ। और क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली के बेटे हो और मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये मिठाइयाँ खाने के लिए दे रही हूँ। जब मैं मिठाई खा रहा था तो मैंने उनके घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उस वक्त उनके घर पर कोई नहीं था। वह पूरा घर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। उस औरत के अलावा उस घर में केवल पंछियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उस दिन भी मैं मिठाई खाकर खेलने चला गया, लेकिन आज भी जब मैं अमरूद के पेड़ों पर खेल रहा था तो वह औरत मुझे अपने घर की छत पर खड़ी दिखाई दी और वह लगातार हम लोगों की तरफ ही देख रही थी। पर उस दिन भी मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा,
जैसा कि उस औरत ने बताया था कि वह घर पर अकेली रहती है, तो शायद शाम के वक्त वह घूमने के लिए अपने घर की छत पर आ जाती होगी। और यहाँ पर हम लोग खेलते हुए काफी ज्यादा शोर कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारी ओर देख रही होगी। उस दिन भी खेलने के बाद मैं अपने घर चला गया, लेकिन उस रात जब मैं खाना खाने के बाद सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस औरत के द्वारा दी गई मिठाइयाँ फिर से खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होने लगी, क्योंकि खाने में वह मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। अब उस रात मुझे उन मिठाइयों को खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि मैंने सोते हुए सोचा, कल जब मैं खेलने जाऊंगा तो मैं खुद ही उनसे खाने के लिए मिठाई मांग लूंगा। अब आप लोग तो जानते ही होंगे कि बचपन में बच्चे का मन कैसा होता है। उस वक्त मैं यही कोई 15 साल का था, तो उस उम्र में सही और गलत का इतना ज्यादा अंदाजा इंसान को नहीं रहता। अब रात को मैं यह तय करके सो गया कि कल जब मैं खेलने जाऊंगा तो उस औरत से मिठाइयाँ मांगूंगा। जब मैं दूसरे दिन खेलने के लिए जा रहा था तो घर से निकलते ही मैंने सोच लिया था कि अगर वह मुझे घर के बाहर दिखेंगी तो मैं उनसे खाने के लिए मिठाइयाँ ज़रूर मांगूंगा। लेकिन जब मैं उनके घर के करीब पहुंचा तो वह मुझे अपने घर के बाहर ही खड़ी हुई दिखाई दी। यह देखकर मैं मन ही मन थोड़ा खुश हो गया। अभी मैं उसके पास जाकर मिठाइयाँ मांगने ही वाला था कि तभी वह औरत खुद चलकर मुझे मिठाई खाने के लिए कह देती है। मैं खुशी खुशी उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर चला जाता हूँ, लेकिन उस दिन वह मुझे अपने घर के एक अलग ही कमरे में ले जाती है। वह कमरा चारों तरफ से अंधेरे से घिरा हुआ था, उसमें रोशनी आने का कोई भी माध्यम नहीं था। तभी वह मुझे उस कमरे में बैठाकर मिठाई खाने के लिए देती है और मैं मिठाई खाने लगता हूँ। लेकिन इस बार मैंने मिठाई खाते खाते अचानक उनसे पूछ ही लिया, अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आप खाने में रोजाना सिर्फ मिठाइयाँ ही क्यों बनाती हैं? कुछ चटपटी चीज़ भी बनाया करो। तभी उस औरत ने मुझसे कहा, मुझे खाने में मिठाई पसंद है, इसी वजह से मैं रोज़ मिठाइयाँ ही बनाती हूँ। इसके बाद वह औरत मुझसे पूछती है, क्या तुम्हें मेरे द्वारा बनाई गई ये मिठाइयाँ पसंद नहीं आई? तभी मैं कह देता हूँ, मुझे तो आपकी ये मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, हो सके तो आप मुझे रोज़ ही ये मिठाइयाँ खाने के लिए दिया करो। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वह औरत बहुत खुश हो जाती है और मुझसे कहती है, तुम रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें खाने के लिए रोज़ नई नई मिठाइयाँ दूंगी। इसके बाद मैंने कहा, ठीक है, कल से मैं रोज़ इसी समय आपके पास मिठाई खाने के लिए आ जाऊंगा। अब मेरे मन में भी खुशी के मारे लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा, रात को मैं सोच रहा था कि मुझे वह मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं और काश वह मुझे रोज़ाना खाने के लिए मिल जाए। लेकिन अब तो जो सोचा था वह सच हो गया। उस औरत ने भी मुझे रोज़ाना अपने घर पर मिठाई खाने के लिए बुला लिया था। अब मैं मिठाई खाने पर ध्यान लगाता हूँ। अभी मैं मिठाई खा ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र उस औरत की तरफ जाती है। वह मुझे मिठाई खाते हुए देख रही थी, लेकिन उसके होंठों की तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जल्दी जल्दी कुछ बोल रही है, जैसे कोई मन ही मन में मंत्र पढ़ता है, ठीक वैसे ही। अब मेरी नज़रें उसकी तरफ थीं, फिर भी उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वह एक तक मेरी तरफ देख रही थी और शायद कुछ मंत्र जैसा मन ही मन में बोल रही थी। तभी मैंने उससे कहा, क्या हुआ? पर उस औरत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह एक तक मेरी तरफ देखती रही। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। अब मैं भी थोड़ा गंभीर हो गया था और मैंने मिठाई खाना बंद कर दिया था। तभी अचानक वह औरत मुस्कुराकर बोलती है, क्या हुआ, तुम मिठाई क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने उससे कहा, आप इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप कुछ बोल रही हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तभी वह औरत कहती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो तुम्हें मिठाई खाते हुए प्यार से देख रही थी। चलो अब तुम जल्दी से मिठाई खत्म करो, फिर तुम्हें खेलने भी तो जाना है। उस दिन भी मैं मिठाई खत्म करके खेलने के लिए चला गया और उस दिन भी वह औरत अपनी छत पर खड़ी होकर हमारी तरफ देख रही थी। लेकिन उसकी उन मिठाइयों को खाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मेरे अंदर उन मिठाइयों को खाने की लालसा बहुत बढ़ गई थी और अब मैं रोजाना उसके घर
उन मिठाइयों को खाने के लिए जाने लगा। वह औरत भी रोजाना उस छत पर खड़ी होकर हमें खेलते हुए देखती थी। जब हम लोग खेल रहे होते थे तो इन सब के बारे में मैंने घर पर अब तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने न ही तो मेरी मम्मी को बताया था कि मैं उनकी सहेली के यहाँ मिठाई खाकर आता हूँ, और न ही मेरी दादी को बताया था कि गांव में वह औरत मुझे रोजाना मिठाई खाने के लिए अपने घर बुलाती है, क्योंकि ऐसे विचार कभी मेरे दिमाग में आए ही नहीं कि इन सब के बारे में घर वालों को भी बताना चाहिए। मैं तो बस रोज शाम होते ही उस औरत के पास जाता था और मिठाइयाँ खाता था। अब वह औरत रोजाना कुछ न कुछ अलग अलग तरह की मिठाइयाँ मेरे लिए बनाकर तैयार रखती थी। जब मैं मिठाइयाँ खाता रहता था तो वह एकटक मुझे घूरते हुए अपने मुंह से कुछ मंत्रों जैसा बोलती रहती थी। लेकिन उस वक्त तक मेरी सोचने समझने की शक्ति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मैं उससे यह भी नहीं पूछता था कि वह यह सब क्या कर रही है और मुंह से क्या बोल रही है। मेरा ध्यान तो सिर्फ उन मिठाइयों को खाने में ही लगा रहता था। लेकिन इन बातों को याद करके मुझे आज भी अफसोस होता है कि आखिर उस वक्त मैं इतनी मिठाइयाँ अकेला कैसे खा जाता था। सामान्यतः कोई भी इंसान 10-12 मिठाइयों से ज़्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद उसकी ओर मीठा खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन उस वक्त उस औरत के द्वारा बनाई गई 1 किलो मिठाइयों को मैं अकेला ही खा जाता था। जब वह औरत मुझे मिठाई खाने के लिए देती थी तो वह खुद कभी मिठाई नहीं खाती थी। मैंने कभी उससे यह नहीं पूछा कि वह इन मिठाइयों को क्यों नहीं खाती। शुरू के 1-2 दिन में ही उस औरत ने मुझे खुद यह कह दिया था कि मैं सुबह इन मिठाइयों को बनाते ही खा लेती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ मिठाई खाने की मेरी इच्छा नहीं होती। अब यह सब होते होते लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। अगले दिन जब मैं उस औरत के पास मिठाई खाने के लिए गया तो उस औरत को देखकर मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। उस दिन जब मैं मिठाई खाने के लिए गया तो वह एक शादी के लाल जोड़े में तैयार होकर अपने घर पर बैठी थी। जब मैंने उससे पूछा, आप आज कहीं जाने वाली हैं क्या? तो उस औरत ने मुझसे कहा, नहीं, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या है कि मैं सारे दिन घर पर ही रहती हूँ और ये मेरे नए कपड़े हैं। ये ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इन्हें पहन लूँ। इसके बाद वह औरत मेरे बहुत करीब आकर मुझसे पूछती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने उससे कहा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, पर मुझे तो मिठाई खानी है। मेरे इतना कहते ही वह औरत एक अजीब तरीके से हंसने लगती है और फिर मुझे मिठाई लाकर देती है। इसके बाद मैं बहुत चाव से उन मिठाइयों को खाने लगता हूँ। आज भी मैं उसी अंधेरे कमरे में बैठकर मिठाई खा रहा था और वह औरत मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। लेकिन उस दिन मिठाई खाते खाते थोड़ी ही देर बाद मेरा सिर अचानक चकराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज चक्कर आ रहे हों। इसके बाद मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था मुझे कानों में उस औरत के द्वारा बोले जाने वाले उन मंत्रों की आवाज़ सुनाई देने लगी। बाकी दिनों में वह औरत अपने मन में ही मंत्र बोलती थी और जब मैं उससे कुछ कहता तो वह अचानक हंसकर मुझसे बात करने लगती थी। लेकिन उस दिन बेहोश होते होते मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे पानी दो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। पर उस औरत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था उसके मंत्रों की आवाज़ तेज़ हो गई और वह ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलने लगी। उसकी मंत्रों की आवाज़ के बीच ही मैं बेहोश हो गया। बहुत देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वह औरत अब भी मेरे सामने ही बैठी हुई थी, लेकिन आज उस कमरे में कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग हो रहा था। आज उस औरत और मेरे बीच में एक हवन का कुंड था जिसमें बहुत तेज आग जल रही थी और वह औरत जोर जोर से मंत्र बोलते हुए उसमें कुछ डाल रही थी। और आज उस औरत के सिर के बाल भी बिखरे हुए थे। क्योंकि उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था इसलिए मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक तो इतना ज़्यादा अंधेरा था और ऊपर से उसके बिखरे हुए बाल उसके आधे चेहरे पर आ रहे थे। तभी मैंने कमरे के बाहर की तरफ नजरें घुमाई तो देखा कि आज अंधेरा सिर्फ उस कमरे में ही नहीं था बल्कि बाहर पूरे घर में भी हो रहा था। उसके बाद मैं उस औरत से कहता हूँ,
आप यह सब क्या कर रही हो? मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ बेहोश कैसे हो गया था और कब से बेहोश पड़ा हूँ? तभी अचानक वह औरत एक बहुत ही भारी और खड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, कहीं नहीं जाएगा तू। आज तुझे मैं अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगी। जैसे ही उस औरत ने यह बात बोली, मुझे डर का आभास हुआ। डर लगना स्वाभाविक भी था। एक तो चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर से वह औरत अपने बिखरे हुए बालों के साथ मेरे सामने बैठी थी और बीच में वह हवन का कुंड जल रहा था। उस माहौल को देखकर कोई बड़ा आदमी भी डर जाए। मैं तो फिर भी उस समय बच्चा था। अब यह बात बोलते ही अचानक उस औरत ने अपना सिर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। मैं गौर से एक बार उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, पर एक बार उसके चेहरे की तरफ देखने के बाद मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर से उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो चेहरे के नीचे से वह औरत बाकी दिनों की तरह ही लग रही थी, लेकिन उसका जो चेहरा था वह बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उस वक्त मुझे उसका चेहरा बिल्कुल काला और मटमैला सा दिखाई दे रहा था। उसके होंठ बुरी तरह से फटे हुए थे और उन फटे हुए होंठों की दरारों से खून झलक रहा था। इसके साथ ही उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसकी आंखों के बीच का जो काला भाग होता है वह गायब था। उसकी नाक बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी थी। अब यह दृश्य देखकर मुझे लग रहा था कि डर के मारे मैं दोबारा बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि अब वह औरत मेरी तरफ देखकर बहुत ही अलग तरीके से हंसने लगी थी। उसकी वह हंसी की आवाज मुझे बहुत ज्यादा डरा रही थी। उस वक्त तक मुझे यह समझ आ चुका था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। यह कोई सामान्य औरत नहीं है। यह शायद कोई भूत प्रेत, पिशाचिनी या फिर चुड़ैल है जो आज मुझे जान से मार देगी। जब मैंने अपनी नजरें उस हवन की तरफ घुमाई तो देखा कि उस हवन के चारों ओर इंसानी कंकाल की 7 खोपड़ियां रखी हुई थीं। और जब मैंने बहुत गौर से उस हवन की तरफ देखा तो वहां पर रखी हुई हर चीज की संख्या 7 थी। उस हवन के पास जो भी सामग्री रखी हुई थी उसकी संख्या 7 थी। जैसे कि वहां 7 चाकू, 7 नींबू, 7 मरे हुए कबूतर, 7 मरे हुए खरगोश और 7 इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थीं। इसके अलावा भी वहां बहुत सी सामग्री रखी हुई थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या थी। अब मैंने सोचा कि इस चुड़ैल ने आज मुझे मारने की पूरी योजना बना ली है। अब मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं वहां से भागने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही मैंने वहां से भागने के लिए उठना चाहा तो देखा कि मैं चाहकर भी वहां से उठ नहीं पा रहा हूं। मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में कोई जान ही न हो। अपनी गर्दन के अलावा मैं अपने शरीर के नीचे के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। उसमें मेरी मर्जी से कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद डर के मारे मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और मैं जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। तभी मुझे चुप कराने के लिए वह चुड़ैल बार बार खून की कुछ बूंदें मेरे ऊपर छिड़क रही थी और वह एक अजीब सी आवाज में कह रही थी, चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन मैं जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर इस घर में मुझे बचाने आ जाए, और थोड़ी ही देर में मेरी यह तरकीब काम भी कर गई। अभी मैं जोर जोर से चिल्ला ही रहा था और वह चुड़ैल भी जोर जोर से अपने मंत्रों को बोले जा रही थी और हवन कुंड में उन मरे हुए कबूतरों और खरगोशों को एक के बाद एक करके डाले जा रही थी। तभी अचानक न जाने कहां से मेरी मम्मी आ जाती हैं। उनके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी वह मेरे मुंह पर डालती है, पर मुझे सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उन्होंने जो टॉर्च जला रखी थी उसका फोकस सीधा मेरी आंखों पर पड़ रहा था। तभी अचानक मेरी मम्मी जोर से मेरा नाम लेकर चिल्लाती हैं और मुझसे कहती हैं, सुधीर, तू यहां क्या कर रहा है? मेरी मम्मी की आवाज सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगता हूं और उनसे कहता हूं, मम्मी मुझे बचा लो, यह चुड़ैल आज मुझे मार डालेगी। इसके बाद मेरी मम्मी ने अपनी टॉर्च का फोकस उस चुड़ैल की तरफ डाला। जैसे ही मम्मी ने अपनी टॉर्च का फोकस उस चुड़ैल पर डाला, वह चुड़ैल अचानक उठकर मेरी मम्मी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ी। अब वह चुड़ैल बार बार मेरी मम्मी से कह रही थी,
तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह मेरी मम्मी पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी न जाने कहां से मेरी दादी वहां आ जाती हैं और उन दादी ने अपनी छोटी सी पोटली में से भभूत लेकर उस डायन के ऊपर मारा। जैसे ही दादी ने उस डायन के ऊपर मारा, वह डायन अचानक से चिल्लाते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद मेरी मम्मी उस कमरे के बाहर खड़ी खड़ी मुझे बार बार कह रही थी, चल यहां से, तू किसका इंतजार कर रहा है, फटाफट निकल यहां से। तभी मैंने अपनी गर्दन को नामे हिलाया और रोते हुए उनसे कहा, मम्मी मैं चाहकर भी यहां से उठ नहीं पा रहा हूं, मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तभी मेरी दादी वहां आती हैं और मुझे घसीटकर उस कमरे से बाहर ले जाती हैं। जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर आता हूं, मुझे अपने शरीर में थोड़ी बहुत ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरी दादी और मेरी मम्मी मुझे घसीटते हुए उस घर से बाहर ले जाने लगती हैं। मुझे बाहर ले जाते वक्त मेरी दादी बार बार हमारे चारों तरफ भभूत छिड़क रही थी, लेकिन जब वे दोनों मुझे उस घर से बाहर लेकर जा रही थी, तब अचानक से उस हवन कुंड में से वे कबूतर और खरगोश बाहर निकलकर हम तीनों पर हमला करने लगे। वे वही थे जिन्हें थोड़ी देर पहले मैंने मरा हुआ देखा था और जिन्हें उस डायन ने हवन कुंड की आग में डाला था। अब वे अचानक से उस आग में से जिंदा होकर वापस निकल रहे थे। वह कबूतर बार बार उड़कर हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, पर जैसे ही कोई कबूतर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता, मेरी दादी फिर से भभूत लेकर उस कबूतर के ऊपर मार देती थी, जिससे वह कबूतर वहीं गायब हो जाता था। और वे मरे हुए खरगोश भी अब जिंदा होकर बार बार हमारे पैरों पर चढ़ने लगे थे, जिसके बाद दादी ने उनके ऊपर भी भभूत मारा और किसी तरह वे मुझे घसीटते हुए उस घर से बाहर लेकर आईं। जब वे मुझे उस घर से दूर मेरे घर की तरफ लेकर आ रही थीं, तो उस घर से किसी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। इसके साथ ही ऐसी आवाजें भी आ रही थीं जैसे कोई किसी सामान को उठाकर बार बार इधर से उधर पटक रहा हो। लेकिन उन आवाज़ों की तरफ ध्यान न देते हुए मेरी दादी और मेरी मम्मी मुझे जल्दी से अपने घर की तरफ लेकर जा रही थीं। उसके बाद जैसे ही मेरी मम्मी और दादी मुझे मेरे घर पर लेकर पहुंचती हैं, मुझे एक जगह बैठा दिया जाता है। मेरी दादी मेरे चारों तरफ भभूत का गोला बना देती हैं, जिसके बीचों बीच मैं बैठा हुआ था। उसके बाद मेरी दादी ने किसी को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी ही देर बाद हमारे घर पर एक पंडित जी आते हैं। वे घर पर आने के बाद अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं और देर रात तक उस दिन मेरा इलाज करते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की, मेरे शरीर में एक अजीब सी जलन होने लगी। मैंने यह बात मेरी दादी को बताई तो उन्होंने मेरे पूरे शरीर पर भभूत लगा दिया, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर उसके बाद दादी ने पंडित जी से पूछा, आखिर इसके साथ हुआ क्या है? इसके साथ ही दादी ने पंडित जी से पूछा, कहीं यह वही डायन तो नहीं थी जिसका सभी गांव वालों को डर रहता है और जिससे सभी अपने बच्चों को बचाकर रखते हैं? उसके बाद पंडित जी ने दादी से कहा, हाँ यह वही डायन थी, लेकिन अब मैंने इसकी सारी तंत्र विद्या इसके ऊपर से हटा दी है। लेकिन आने वाले 7 दिनों तक आपको इसका बहुत ध्यान रखना होगा और इसे घर से बाहर नहीं निकलने देना है, क्योंकि अगर यह घर से बाहर निकला तो वह डायन इसके ऊपर फिर से हावी हो सकती है। इतना कहकर पंडित जी अपना इलाज करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी दादी से पूछा, दादी यह डायन कौन है? तो दादी ने मुझे जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच कैसे गया। दादी ने बताया, आज से कई साल पहले वह औरत जिंदा हुआ करती थी। उस घर में उसका पति और वह अकेले ही रहते थे। उनकी शादी को काफी दिन हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। कई कोशिशों के बावजूद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके बाद वह औरत पता नहीं किसके झांसे में आ गई और उसने बच्चा पैदा करने के लिए काले जादू व तंत्र विद्या का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद किसी बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो गई। उसका मां बनने का सपना अधूरा ही रह गया। पति के मरने के बाद उसकी मां बनने की आस पूरी तरह से टूट गई थी।
लेकिन अब वह मां बनने की चाह में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने मां बनने के लिए काले जादू और तंत्र विद्या का अधिक प्रयोग शुरू कर दिया। पर काले जादू का एक नियम है कि अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो यह करने वाले के ऊपर ही भारी पड़ जाता है, और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके द्वारा किए गए काले जादू ने उसकी ही जान ले ली, और आज से कई साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। तभी से उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। मरने के बाद भी वह अपने मां बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। आज जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ वह आज से पहले गांव के 2-3 बच्चों के साथ भी हो चुका है, लेकिन उन बच्चों ने तो शुरू के दिनों में ही अपने घर वालों को बता दिया था, और जब उन घर वालों ने उसके बारे में पता किया तो उस चुड़ैल की सारी सच्चाई उनके सामने आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों का इलाज करवाया और कभी भी उन्हें उस घर की तरफ नहीं जाने दिया। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि तुम भी उस चुड़ैल के झांसे में आ जाओगे। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, वह इतने दिनों से रूप बदलकर तुम्हें कुछ खिला रही थी, तो तुमने घर पर हम लोगों को क्यों नहीं बताया? तब मैंने मम्मी से कहा, उस मिठाई को खाने के बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया ही नहीं कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बता पाता। मेरा दिमाग पूरी तरह से शायद उसके कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद मैंने मेरी मम्मी और दादी से पूछा कि आखिर आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं उस घर के अंदर हूं? तो मेरी दादी ने मुझे बताया, अक्सर तू खेलने के बाद शाम के लगभग 6 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन आज जब तू 7 बजे तक भी घर नहीं आया तो हमें तेरी चिंता होने लगी। इसी वजह से हम दोनों तेरी तलाश में तेरे दोस्तों के घर गए। जब हम लोग उनके घर गए तो उन लोगों ने हमें बताया कि आज तू उनके पास खेलने के लिए आया ही नहीं। फिर हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ गई कि आखिर आज तू खेलने नहीं गया तो फिर गया कहाँ? तभी हम लोग उस घर के पास से गुजर ही रहे थे और हमें अचानक तेरे चीखने की आवाज सुनाई दी। जब हमने उस घर की तरफ देखा तो उस घर के अंदर से ऊपर की तरफ उठता हुआ धुआं हमें दिखाई दिया। उसके बाद तेरी दादी ने मुझसे कहा, उस घर से तेरी चीखने की आवाज सुनकर मैं समझ गई थी कि कहीं ना कहीं आज तू उस डायन की चपेट में आ चुका है। इसी वजह से मैंने तेरी मम्मी को वहीं पर रुकने के लिए कहा और मैं दौड़कर घर पर माँ काली का वह भभूत लेने के लिए आ जाती हूँ। लेकिन जब तक मैं माँ काली का भभूत लेकर वहां पर वापस जाती हूँ तो तेरी मम्मी मुझे वहां दिखाई नहीं देती। उसके बाद मैं समझ जाती हूँ कि तेरी मम्मी उस घर के अंदर जा चुकी है, क्योंकि आखिर वह एक माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों को खतरे में देखकर कैसे रुक सकती है। इसके बाद तेरी मम्मी के पीछे पीछे मैं भी उस घर में आ जाती हूँ और हम लोग तुझे बचाकर वहां से लाते हैं। दादी की बातों ने मेरे दिल में एक गहरा डर बैठा दिया। मुझे समझ आ गया कि जिस डायन का सामना मैंने किया था वह सामान्य नहीं थी। मेरे मन में अब बस यही सवाल घूम रहा था कि क्या वह डायन फिर से वापस आएगी? क्या पंडित जी की विद्या उसे रोक पाएगी? अगले कुछ दिन बहुत भारी बीते। मेरी दादी और मम्मी ने पंडित जी की सलाह का पूरा पालन किया, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया और हर रोज मेरे चारों ओर भभूत का गोला बना देती। पंडित जी भी लगातार आकर पूजा पाठ करते रहे। धीरे धीरे मेरा शरीर फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन मन में वह डर अब भी था। रात को नींद नहीं आती थी और अगर सो भी जाता तो सपनों में वही डायन दिखती थी, उसका काला चेहरा, सफेद आंखें और फटे हुए होंठ। 7 दिनों के बाद पंडित जी ने अंतिम पूजा की और बताया कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन उन्होंने हमें यह भी चेताया कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। वह फिर से किसी कमजोर पल का फायदा उठाकर लौट सकती थी। यह सुनकर हमारे मन में थोड़ी राहत तो हुई, लेकिन डर भी बना रहा। समय बीतता गया और धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगीं। हालांकि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाया। वह डायन, उसका वह खौफनाक चेहरा और जिस तरह से मैंने मौत को करीब से देखा था, वह सब कुछ मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया। गांव में भी यह बात धीरे धीरे फैल गई। लोग अब उस घर के पास जाने से भी कतराने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर उस घर की पूजा अर्चना करवाई ताकि वहां की बुरी आत्माओं को शांत किया जा सके। गांव वाले अब और सतर्क हो गए थे और अपने बच्चों को
कभी उस इलाके के पास नहीं जाने देते थे। मैं भी धीरे धीरे उस घटना से उबर गया, लेकिन वह डर कहीं ना कहीं मेरे दिल के कोने में हमेशा के लिए बैठ गया था। आज मेरे साथ उस हादसे को हुए लगभग 18 साल हो चुके हैं, लेकिन उस हादसे के होने के बाद आज भी मेरे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें हैं। आज भी मैं अपने हाथों से कोई भारी चीज नहीं उठा पाता हूं, और अगर मैं उठाने की कोशिश भी करता हूं तो अचानक मुझे मेरे शरीर की नसों का खून बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।